मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के दूसरे लेक्चर में पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में समझा और कुछ छोटी मोटी बातों से जैव प्रक्रम को समझने की कोशिश की। लेकिन आज हम लोग जैव प्रक्रम में पहला कदम बढ़ाएंगे और पोषण को समझते हुए जैव प्रक्रम कि आखिर जैव प्रक्रम क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम में क्या देखा था कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक तरह का अनुरक्षण वाली प्रक्रम को अपनाती है। जैसे कि इसको और अच्छे से समझे तो क्या समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका जो है ना एकदम सूक्ष्म लेवल पर काम कर रही होती है। कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोशिका के अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें उपापचयी क्रियाएं चलती है। उपापचयी क्रियाएं जो कोशिका को जिंदा रखने के लिए चल रहा होता है। अब ये उपापचयी क्रियाएं चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेनली पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों में जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें अगर नहीं हो कोशिका के अंदर तो उपापचयी क्रिया नहीं होगी और उपापचयी क्रिया नहीं होगी तो कोशिका जिंदा नहीं रह पाएगा। जब कोशिका जिंदा नहीं रह पाएगा तो हमारा शरीर भी जिंदा नहीं रह पाएगा और हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होंगे। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने और अच्छे से समझा कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पोषण करते हैं, मतलब कि खाना खाते हैं, फिर हम लोग श्वसन करते हैं, सांस को लेते हैं, फिर परिवहन तंत्र अंदर चल रहा होता है, परिसंचरण तंत्र चल रहा होता है, हमारा दिल हर समय धड़क रहा होता है। उस दिल के धड़कने के पीछे का रीज़न क्या है, वो दिल धड़क कर करता क्या है, तो वो दिल जो है धड़कता है ना तो हमारे बॉडी में जो भी गंदा खून होता है उसको साफ करके बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक कोने कोने तक पहुंचाता है, जिससे जीवन सही ढंग से बना रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी में एक पहला चीज़ समझेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या है कि वह विधि है जिसमें जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने जीवन को बनाए रखता है या फिर पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाता है। क्या लिखा हुआ है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व तो हम लोग समझ चुके हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, इसी सब चीज़ों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, पोषक तत्व, जो जीव के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो तो हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें उपापचयी क्रिया नहीं होगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण, मतलब पोषण कहलाता है। पोषण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब ये पोषण को दो प्रकार में क्यों बांटा गया, अब ये समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करती है। तो ग्रहण करने के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो खाना खुद से बनाता होगा या फिर खाना दूसरे पर निर्भर करता होगा कि वो बना के देगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो खुद से खाना बनाते हैं उसके पास कुछ ना कुछ विशेष शक्ति होगी जिसके कारण वो खुद से का खाना खुद से बना पा रहा है, और जिसके पास नहीं बना पा रहा है उसके पास वो शक्ति नहीं होगा, तभी तो नहीं बना पा रहा है। अगर दोनों इक्वल होता, दोनों के पास शक्ति होती तो क्या मतलब वो खाना दूसरे पर क्यों निर्भर करता और उसको दूसरा क्यों खाना बना कर देता, नहीं देता। लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है जिसके कारण दूसरा खाना बनाकर भी देता है और वो दूसरे पर निर्भर भी कर रहा होता है पूरी ढंग से। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट को समझेंगे। जैसे कि पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, इसमें पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण दोनों शब्द से ही स्पष्ट है कि स्वपोषण क्या होता होगा और परपोषण क्या होता होगा। स्वपोषण मतलब कि खुद का खाना खुद से बनाने वाला जीव, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या है, वैसी विधि है, भोजन की वैसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अब ये जब खुद का खाना खुद बना रहा है तो जरूर इसके पास किसी न किसी तरह का पावर होगा, इस पावर का यूज करके ये खाना खुद का खाना खुद से बना पा रहा है। और उस पावर का नाम क्या है, तो हम लोग छोटे जब थे तब से बताया जा रहा है कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल क्या करता है, वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करता है और उस ग्रहण करने के बाद बहुत सारी क्रियाएं करके भोजन का निर्माण कर रहा होता है। हम लोग आगे जो इस सीरीज में जो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो उसमें समझेंगे क्लोरोफिल की विशेषता को भी समझेंगे, क्लोरोफिल के काम को भी समझेंगे।
अभी तो बस इतना समझो कि जो स्वपोषी होता है उसके पास पावर है, और उस पावर का क्या नाम है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करता है और बहुत सारी क्रियाएं करके अपना खाना खुद बना लेता है। समझ में आया? तो पावर का क्या नाम है, क्लोरोफिल। ये किसके पास होगा, सिर्फ स्वपोषी के पास होगा, परपोषी के पास नहीं होगा। तो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। ऐसे जीव को क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी। स्वपोषी क्यों, क्योंकि खुद का खाना खुद बना पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी के उदाहरण क्या होंगे, हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ पौधे में ही तो पत्तियां होती है और पत्तियों में ही वर्णक होगा, क्लोरोफिल होगा, वो तो हर जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और परपोषण को समझेंगे। परपोषण में क्या है, परपोषण, पोषण और उसमें भी पर है। तो पर का क्या मतलब हुआ कि वो वैसा जीव जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता होगा, वो दूसरे पर निर्भर करता होगा कि वो बनाएगा तो अपन खाएंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं खाएंगे, मतलब भूखे मरेंगे। तो परपोषण क्या होता है कि भोजन की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करता है, स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, तो हरित लवक, मतलब कि क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल नामक वर्णक उसके पास प्रेजेंट नहीं है। अगर उसके पास क्लोरोफिल नामक वर्णक होता तो वो किसी दूसरे पर निर्भर क्यों करता, वो खुद का खाना खुद बना पा रहा होता। लेकिन उसके पास, बेचारे के पास क्लोरोफिल नामक वर्णक ही नहीं है, जिसके कारण वो दूसरे पर निर्भर करता है, उसकी मजबूरी है, समझो। तो स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से दूसरे स्रोतों से क्या करता है, प्राप्त करता है, या दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे कि जीव जंतु, वो क्या है, तो वो भी परपोषी है। क्यों परपोषी है, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो किस पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं कि पेड़ पौधों में अगर दाना होगा, फल होगा तो हम खा पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। या फिर दूसरे जीव जंतुओं पर उसको मारकर खा रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण कहते हैं। उस मतलब ऐसे भोजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषण। और इस जो जीव इस परपोषण वाली क्रिया को अपनाता है, जिसमें ये भोजन का, पोषण का मीडियम देखने को मिलता है, माध्यम देखने को मिलता है, उसको हम लोग परपोषी कह रहे होते हैं। जैसे कि परपोषी का उदाहरण क्या होगा, जैसे कि जीव जंतु हम लोग हो गए, और कुछ कवक मतलब कि बहुत सारे कवक जो होते हैं खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, वो किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत पर निर्भर करता है, किसी स्रोत पर निर्भर कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्वपोषण और परपोषण को बहुत अच्छे से समझा। अभी हम लोग क्या समझेंगे कि परपोषण में भी ना बहुत सारे के टाइप होंगे। अभी स्वपोषण में क्या टाइप होगा, स्वपोषण में कोई टाइप ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी स्वपोषी जीव होंगे सबके अंदर हरित लवक क्लोरोफिल होगा, जिसके कारण वो खुद का खाना खुद बना रहा है। तो उसमें हम क्या कैटेगरी बना, उसमें तो कोई कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परपोषण में बहुत सारे जीव फल फ्रूट पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे जीव किसी जीव जंतु पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे जीव सड़े गले पदार्थ पर निर्भर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है, पार्ट बन रहा होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं परपोषण के। तो उसको हम लोग अब आगे समझेंगे, तब तक आप लोग इसको क्या करो, नोट करो अच्छे से। अब हम लोग परपोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होता है, एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, तो हम लोग सभी चीज़ों के बारे में विस्तारित रूप में समझेंगे। क्या है मृतजीवी पोषण, तो मृतजीवी पोषण क्या है, इस प्रकार यह मतलब परपोषण का वैसा प्रकार है जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को किसी मृत जीवी शरीर से प्राप्त कर रहा होता है। जैसे कि कोई जीव जंतु मर गया तो उसके चारों तरफ क्या करेगा, जो मृत जीवी पोषी होगा वो चारों तरफ घिर जाएगा और उसको सरा गलाकर उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा सबको निकाल कर अपने अंदर ले लेगा। मतलब कि इस तरह से उसका पोषण की क्रिया चल रही होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से गुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। मतलब कि जो भी जीव जंतु मर गया उसके चारों तरफ क्या करेगा, अपने शरीर के सतह से क्या करेगा, उसके अंदर के कार्बन, जो भी घुला हुआ कार्बनिक पदार्थ होगा उसको निकाल लेगा और अपने पोषण में उपयोग करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोल रहे होते हैं। और ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं हम लोग, मृतजीवी पोषण। जैसे कि अनेक कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इस तरह से अपने भोजन को प्राप्त करता है। अभी हम लोग ना मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। तो मृतजीवी अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक का क्या मतलब होता है
कि तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, जैसे बोलते हैं ना अपघटन अभिक्रिया, पढ़ोगे आप लोग अपघटन अभिक्रिया। तो उसमें अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई बड़ा चीज़ होता है उसको तोड़ के हम लोग छोटा छोटा चीज़ें बना देते हैं। तो अपघटक भी कुछ वैसा ही है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई जीव जंतु मर गया और वो पृथ्वी पर वैसा ही रह गया, तो अगर उसमें मृतजीवी अपना नहीं लगाए, अपना पोषण प्राप्त करने नहीं जाए, तो वो तो हमेशा वैसा ही रह जाएगा, सड़ेगा गलेगा और मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन क्या करता है, ये जो जाता है ना मृतजीवी पोषण, उसको एकदम सड़ा गला कर उसके अंदर का जो मेन पार्ट होता है पोषक तत्व, उसको उस रूप में ढाल देता है। और फिर वो उस रूप में जब ढाल जाता है तो वो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है। जब मिट्टी में मिल जाता है तो उससे मिट्टी के द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है, वो गैस फिर से पेड़ पौधों में जाती है और पेड़ पौधे क्या करती है, अपने विकास में, अपनी वृद्धि में उस तरह से मतलब कि यूज़ कर रहा होता है, उस तरह से उसका उपयोग कर रहा होता है। मृतजीवी भी उस चीज़ों का उपयोग कर लिया, उसके साथ साथ पेड़ पौधों भी उसका उपयोग कर लिया। तो अपघटक जो है ये मृतजीवी का हमारे वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि हमारा महत्वपूर्ण हमेशा स्वच्छ और साफ रहे और वृद्धि और विकास की तरफ बढ़ता रहे। दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण क्या है, तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रही होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि परजीवी पोषण में कोई भी जीव होगा जो अपना भोजन प्राप्त करेगा, वो दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, और वो दूसरे जीव पर या तो उसके अंदर जाकर भोजन प्राप्त कर रहा होगा या दूर से ही भोजन प्राप्त कर रहा होगा। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपना जीवाणु, जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। वायरस को ना हम लोग न तो जीव मतलब कि लिविंग थिंग्स बोल रहे होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स बोल रहे होते हैं, न सजीव बोल रहे होते हैं और न निर्जीव बोल रहे होते हैं। अब ये कैसा है, हम लोगों ने सीखा था कल कि दुनिया में जितना भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक सजीव पदार्थ की कैटेगरी में और एक निर्जीव पदार्थ की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि जीवाणु न तो सजीव है और न ही निर्जीव। वो क्या है ना कि जब हम लोग बाहर देखते हैं वातावरण में, जब वो किसी वातावरण में होगा तो वो ऐसे मरा हुआ रहेगा, मतलब कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं रहेगा, वो न किसी तरह का क्रिया करता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित पदार्थ के अंदर जाता है, जिसमें जीवन है उसके अंदर जाता है, तभी वो अपना क्रिया चालू कर देता है, फिर वो जिंदा हो जाता है। मतलब कुछ पल पहले वो मरा हुआ था, लेकिन कुछ पल पहले क्या हो गया, जिंदा हो गया। तो ये इसको ना वैज्ञानिकों ने बोला कि ये इसको सजीव और निर्जीव के बीच वाले लाइन में रखते हैं, न तो सजीव है और इसको न निर्जीव बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरह का अपना कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब एक तरह का सिग्निफिकेंट नहीं दे रहा है कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, लेकिन अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रखें। जैसे कि अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु है ना, इसी तरह से अपना पोषण प्राप्त कर रहा होता है। किसी चीज़ जिसमें जीवन है उसके अंदर जाएगा और अपना भोजन प्राप्त कर रहा होगा, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ को छोड़ी करके अपने अंदर ले रहा होगा। तो जीवाणु भी कुछ इसी तरह से पोषण करता है। कवक कुछ मतलब ऊपर के कवक भी है और नीचे भी कुछ कवक है जो परजीवी पोषण की तरह से अपना पोषण कर रहा होता है। और कुछ पौधे भी इसमें एग्जाम्पल है, कुछ पौधे भी अपना भोजन खुद से बनाते नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या है कि इसमें जीव ना भोजन को ठोस या तरल रूप से ग्रहण कर रहा होता है। अब ये ठोस और तरल रूप से कैसे कौन ग्रहण करता है, जैसे कि मनुष्य जो है वो कैसा अपना भोजन ले रहा होता है, या तो ठोस के रूप में ग्रहण करता है या तो तरल रूप में ग्रहण कर रहा होता है। मतलब कि ठोस पदार्थ ले रहा होगा या तो तरल पदार्थ अपने अंदर ले रहा होगा। तो हम लोग क्या देखें कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण कहलाता है, मतलब ऐसी पोषण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राणी संपोषण। और ये जो प्रक्रिया हो रही है जिस भी जीव जंतुओं के अंदर, उसको हम लोग प्राणी संभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राणी संभोजी बोलते हैं। आप लोग ऐड कर लेना, प्राणी संभोजी। इसके एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य तो है ही, क्योंकि वो ठोस और तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त कर रहा होता है। जो भी खाना खाते हैं हम लोग वो ठोस या तो तरल रूप में ही होता है, वो कोई हम लोग बना नहीं रहे होते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वो हम लोग बना नहीं रहे होते, वो खाना होता है, खाना के अंदर वो चीज़ होता है। तो प्रोटीन मतलब ठोस या तरल रूप में हम लोग खाना को ग्रहण कर रहे होते हैं। बहुत सारे जीव जंतु, अमीबा भी कुछ इसी तरह से प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है, और मेढक भी इत्यादि। तो हम लोगों ने जो भी पोषण का जितना भी टाइप्स था, पोषण के जितने भी प्रकार थे, परपोषण, स्वपोषण, उसको समझा। फिर परपोषण में कितने टाइप्स थे, उस सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा और सभी के उदाहरणों को समझा।
और सभी चीज़ों को समझ चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और तब हम लोगों की बात हो रही होगी पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। मतलब हम लोग फाइनली किस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि हम लोगों ने शुरू में कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन हम लोग अब जो बात करेंगे वो विस्तारित रूप में बात करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करो और अच्छे से पढ़कर अगले क्लास में उपस्थित हो, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक शब्द अच्छे से पकड़ में आ रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।